अब क्योंकि आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो हेडिंग लगाओ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। देखो, केमिस्ट्री के इस चैप्टर को हम लोग को कवर करने के लिए इसका एक स्पेसिफिक पैटर्न है। अगर पैटर्न के हिसाब से पैटर्न पहले से दिमाग में बिठा लोगे, हाँ, तो फिर चैप्टर तुमको बहुत इजी लगेगा। अदरवाइज फिर ढूंढते बैठ जाओगे कि कहां से हम लोग कौन से टॉपिक में चले गए और कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा उसमें से, ठीक है। तो इसका पैटर्न क्या होता है पहले समझो इसको। देखो, इस वाले चैप्टर में बेसिकली हम लोगों को जितने भी डिस्कवरीज हुए थे एटम को लेकर के, इसको वन बाय वन हम लोग को कवर करते हुए चलना है, ठीक है। जैसे एटम का डिस्कवरी तो पहले हम लोग देखेंगे बाद में, उससे पहले हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स, बोलने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के डिस्कवरी देखने वाले हैं। उनके डिस्कवरी के बाद फिर तुम्हारे एटॉमिक जो स्ट्रक्चर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए वेरियस मॉडल्स जो आए हुए थे, जिसमें कि वेरियस एक एक करके तुम्हारे साइंटिस्ट आते जाएंगे और उससे रिलेटेड तुम्हारे एटॉमिक मॉडल्स प्रोवाइड करते हुए चलेंगे। क्लियर? अब समझो ध्यान से, एटॉमिक मॉडल जो बहुत एंशिएंट टाइम से चलते हुए आ रहा था, उसमें से एक एक साइंटिस्ट जो थे उनके कुछ कुछ लिमिटेशंस होने वाले हैं। उन लिमिटेशंस को ओवरकम करके फिर दूसरे साइंटिस्ट अपना थ्योरी देने वाले होंगे और फिर उनका थ्योरी फिर वैलिड होगा, तब तक के लिए जब तक कि कोई नया थ्योरी नहीं आ जाता। बोलने का मतलब इसमें हम लोग को पूरे के पूरे एक सीक्वेंस में पढ़ना है। सबसे पहले एक साइंटिस्ट आएगा, वो अपना थ्योरी देगा, उसका थ्योरी फेल कर जाएगा। फिर नया साइंटिस्ट आएगा, वो अपना थ्योरी देगा, उसका थ्योरी फिर फेल कर जाएगा। फिर नया साइंटिस्ट आएगा, वो अपना थ्योरी देगा, उसका थ्योरी फिर फेल कर जाएगा। और इस हिसाब से हम लोग करते हुए फाइनल मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी तक पहुंचने वाले हैं। क्लियर? क्लियर? बेसिकली हम लोग को ज्यादा नहीं, मैंने तुमको 3 बार रिपीट किया हुआ है, हम लोग को तीन थ्योरीज पढ़ने हैं। सबसे पहले हम लोग जे थॉमसन से स्टार्ट करने वाले रहेंगे, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, उसके बाद फिर एक एक करके आगे बढ़ते हुए चलेंगे और फाइनली हम लोग मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी तक पहुंचने वाले हैं, ठीक है। अब समझो ध्यान से, जब हम लोग एक एक एटॉमिक थ्योरी को डिस्कस करते हुए रहेंगे, उस टाइम पे उस टाइम के अराउंड में बाकी जितने भी तुम्हारे डिस्कवरीज हुए थे एटम्स को लेकर के, या एटम से रिलेटेड या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल से रिलेटेड, उन सब चीजों के बारे में तुमको साथ साथ में कवर अप करते हुए चलना है, ठीक है। साथ साथ में उसको हम लोग वहीं पे कवर करते हुए चलेंगे। तो ये जो चैप्टर है अभी स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा थ्योरी है, जितना हो सके मैं शॉर्ट में लिखवाने का यहाँ पे कोशिश करूंगा और तुम भी उसको शॉर्ट में ही लिखने का कोशिश करना, क्योंकि बहुत ज्यादा एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, पूरा थ्योरी बेस्ड है और 9th के थ्योरीज हम लोग यहाँ पे रिपीट करने वाले हैं। ठीक ठीक है भाई, चलो। तो सबसे पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन से ही चालू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के। देखो, एटम्स के बारे में बताने वाले जो लोग आए हुए थे, पिछले वाले चैप्टर में भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। क्लियर? मैंने वहीं पे तुमको उसके मॉडल के बारे में बताया हुआ था और साथ ही साथ ये बोला था कि जब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पहुंचने वाले रहेंगे, वहां पे इसका एटॉमिक मॉडल जो है ये फेल कर जाएगा और इसके बाद कोई नए साइंटिस्ट के नए एटॉमिक मॉडल्स आएंगे। क्लियर? सेम वैसे ही हम लोग को यहाँ पे डाल्टन्स के एटॉमिक मॉडल या एटॉमिक थ्योरी के बाद के थ्योरीज अब देखते हुए चलना है। एक बार फिर से मैं उसको रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान से समझ लो। एटम्स को लेकर के बहुत सारे थ्योरीज आना स्टार्ट हुए थे। हमारे इंडिया में पहले इसका थ्योरी दिया गया था, इसके बारे में भी मैंने तुमको लास्ट क्लास में बताया हुआ था, मतलब कि लास्ट चैप्टर के क्लास में बताया हुआ था। महर्षि कणाद नाम से जो हमारे यहाँ पे ऋषि हुआ करते थे, उन्होंने सबसे पहले बताया था कि किसी भी एक सब्सटेंस या किसी भी एक मैटर को जब हम लोग डिवाइड करते हुए चलेंगे तो फाइनली हमको वो मैटर का पार्ट मिलने वाला है जो कि अनडिवाइडेड होगा। बोलने का मतलब अनडिविजिबल होगा, उसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता। और फाइनली उसी को उन्होंने परमाणु बोला था। ठीक, उसको उन्होंने परमाणु बोला था। क्लियर? उसको उन्होंने परमाणु बोला था। धीरे धीरे करके इनका जो थ्योरी था ये और आगे चलते गया। फाइनली इनका थ्योरी जो था वो एक ग्रीक फिलोसोफर को मिला। क्लियर? उसने भी सेम चीज बताया हुआ था, उसने भी सेम स्टेटमेंट दिया हुआ था, बट इनका थ्योरी हमारे यहाँ पे अलग से चल रहा था, उसका थ्योरी अलग से उनके तरफ चल रहा था, ग्रीस के साइड में। ठीक है? फिर धीरे धीरे करके डेवलपमेंट होने स्टार्ट हुए, डेवलपमेंट के साथ साथ नए नए चीजों के बारे में पता चलना स्टार्ट हो गया और फाइनली एटम्स के बहुत सारे नए नए थ्योरीज आना स्टार्ट हुए। लेकिन एटम को जो इन लोगों ने सबसे पहले महर्षि कणाद जो थे और इनके साथ साथ डाल्टन,
इनका सिमिलर टाइप का थ्योरी था। इसका थ्योरी तो हम लोगों ने पोस्टुलेट्स वगैरह पिछले वाले चैप्टर में लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो इनके पोस्टुलेट्स देख करके पता चलता है कि मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी जो आया हुआ था, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, खास करके जो तुम लोगों ने प्रीवियस मतलब कि नील बोर तक जो पढ़ा हुआ था क्लास 9th में, ठीक, वहां तक तो हम लोग इस क्लास में भी लेने वाले हैं, और साथ साथ उसके बाद फिर मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो कराद हो गया, ये डाल्टन्स हो गए, इनके जो एटॉमिक थ्योरी थे ये फेल कर गए, इनके एटॉमिक थ्योरी यहां पे फेल कर गए। बेसिक, एक सेकेंड, हाँ, तो हम लोग थे इनके जो बेसिक, इनके जो एटॉमिक थ्योरी के फेल होने का बेसिक बेसिक या फिर बेस था, उसको तुम भी बता सकते हो वैसे भी, क्योंकि समझो इन लोगों ने जो एटम है उसको अनडिविजिबल पार्ट बोला है। अनडिविजिबल पार्ट बोलने का मतलब वो डिवाइड हो नहीं सकता। और आगे चल करके हम लोगों ने बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में भी पढ़ा हुआ है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स हो गए, न्यूट्रॉन्स हो गए, वो तो है ही है। उनके अलावा भी क्वार्क्स होते हैं, एंटी क्वार्क्स होते हैं, और भी बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स भरे पड़े हैं। क्लियर। कुछ के बारे में हम लोग इसी साल देखेंगे, कुछ के बारे में हम लोग नेक्स्ट ईयर, बोलने का मतलब जब 12th का हम लोग का फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट होने वाला रहेगा, चैप्टर 1 में ही मैं तुमको वहां पे क्वार्क्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के भी और सब पार्टिकल्स होते हैं, ठीक, उनसे मिलकर के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल्स फॉर्म होने वाले रहेंगे। क्लियर। तो इस टाइप से हमारे पास बहुत सारे एटम्स के अलावा, या एटम्स को और डिवाइड करेंगे तो भी और छोटे छोटे बहुत सारे टाइप्स के पार्टिकल्स हमारे पास अवेलेबल है, और इसी थ्योरी की वजह से इनका जो थ्योरी था ये फेल कर गया। क्लियर। अब जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में थोड़ा मोड़ा अंदाजा लगना स्टार्ट हुआ लोगों को, जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में थोड़ा मोड़ा अंदाजा लगना स्टार्ट हो गया, तो अब उन पार्टिकल्स के डिस्कवरीज के बारे में आगे बढ़ना स्टार्ट होगा, ठीक। और सबसे पहला डिस्कवरी हम लोग करने वाले रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, सबसे पहला हम लोग डिस्कवरी करने वाले रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स का। तो इंट्रोडक्शन में तुमको कुछ लिखना नहीं था ज्यादा, सिर्फ तुमको मेरे को बताना था। अब समझो यहाँ पे जो एटॉमिक थ्योरी आने वाले रहते हैं, एटम जब धीरे धीरे करके और मॉडर्नाइजेशन और ज्यादा बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ना स्टार्ट होगा, धीरे धीरे करके डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, तब एटम्स को लेकर के और डेप्थ में रिसर्च होना स्टार्ट होगा, ठीक है। इसमें से अगर साइंटिस्ट की बात करेंगे तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए हुए थे, जैसे कि तुम्हारा क्या बोलना चाहिए, जे जे थॉमसन आए, जे जे थॉमसन के बाद मिलिकन आए हुए थे, मिलिकन के बाद और क्या बोलना चाहिए, बड़े पड़े थे और साइंटिस्ट, ठीक, जेम्स चेडविक आया, उसके बाद फिर रदरफोर्ड आया, और नील बोर, ऐसे करते हुए सब एटॉमिक पार्टिकल्स का डिस्कवरी बहुत सारे लोगों ने किया। बहुत सारे लोगों ने एटम्स का नया नया थ्योरी दिया हुआ था कि एटम्स जो है वो एक्चुअली में दिखता कैसा, एटॉमिक थ्योरी क्या होता है, उसके पोस्टुलेट्स दिए हुए थे बहुत सारे साइंटिस्ट ने। क्लियर। तो इन सब के मिले जुले चीजों को हम लोग सेपरेटली पढ़ने वाले हैं, और वन बाय वन इसको हम लोग एक एक लेवल से इसको डील करने वाले रहेंगे, ठीक है। हड़बड़ाना मत, क्योंकि बहुत सारी चीजों को सुनने के बाद तुमको फिर बोर लगना स्टार्ट हो जाएगा कि इन्हीं चीजों को बार बार हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। क्लियर। बस दिमाग में एक पैटर्न बिठा करके रखना, सबसे पहला जो साइंटिस्ट आएगा उसका थ्योरी क्या है, उसके थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या क्या होने वाले हैं, और उसका लिमिटेशन क्या होगा। जो उस साइंटिस्ट का लिमिटेशन होगा, आने वाले साइंटिस्ट के वही सारे क्या बनने वाले रहेंगे, तुम्हारे पोस्टुलेट्स बनने वाले रहेंगे। बोलने का मतलब हर प्रीवियस थ्योरी के लिमिटेशंस आने वाले थ्योरी को पैदा करते हैं, ठीक है। इसी पैटर्न पे हम लोग को इसको आगे बढ़ाते हुए लेकर के चलना है। बहुत इत्मीनान से पढ़ने की कोशिश करना, हड़बड़ाओगे हाँ तो फिर इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा, मैं पहले ही बता रहा हूं। अभी इनिशियली हम लोग 2-3 क्लासेस तो पहले प्योर थ्योरी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उसके बाद फिर तुम्हारे न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे, और थ्योरी में तो तुमको वैसे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाला, जब न्यूमेरिकल्स पार्ट में पहुंचेंगे तो फिर तुमको दोनों को एक साथ लेते हुए चलना है, एक तो थ्योरीज भी, पोस्टुलेट्स भी जितने हैं सारे के सारे, और साथ साथ तुम्हारे न्यूमेरिकल्स भी। तब के केस में थोड़ा मोड़ा कंफ्यूजन होने के चांसेस हो सकते हैं, इसी वजह से पेशेंस रख करके पढ़ना है तुमको ये चैप्टर। और यही चैप्टर तुम्हारे पूरे केमिस्ट्री का सार है, मैं पहले ही बता रहा हूं, पूरे केमिस्ट्री का जो मेन पॉइंट तुमको देखने के लिए मिलेगा वो इसी चैप्टर में है। इस चैप्टर के अगर एक भी पॉइंट्स तुम्हारे डाउटफुल रहे, जैसे पिछले वाले चैप्टर के अगर कुछ भी चीज तुम्हारे डाउटफुल होते हैं तो आगे वाले तुमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत होगा, और इस वाले चैप्टर के अगर एक आध पॉइंट तुम्हारे डाउटफुल होते हैं तो आने वाले चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट समझने में तुमको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, ठीक। ये चैप्टर और इसके आने वाला चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का, ये दोनों पूरे केमिस्ट्री का एक तरीके से सोल है, समझ लो, आत्मा है। ये दोनों चैप्टर्स अगर तुम्हारे एक भी परसेंट के डाउट रहते हैं तो पूरा केमिस्ट्री तुम्हारे डाउट में चला जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ो और सारी चीजों को क्लियर करते हुए पढ़ो। देखो आगे
अब जैसे एटॉमिक थ्योरीज अब धीरे धीरे करके जो एटम्स के बारे में डिस्कवरी है ये स्टार्ट हुआ। और ध्यान से समझो, एटम्स या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कवर करने से पहले ही इलेक्ट्रिसिटी के बारे में या इलेक्ट्रिसिटी के बारे में एक्सपेरिमेंट जो थे ये बहुत पहले से चलना स्टार्ट हो चुके थे। क्लियर? इसी इलेक्ट्रिसिटी के डिस्कवरी, पहले तो हेडिंग लगा लो भाई, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स के डिस्कवरी के सीरीज में सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं माइकल फैराडे। इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट रोल आता है ये आता है माइकल फैराडे का। ध्यान से समझो, माइकल फैराडे को इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के लिए क्रेडिट नहीं दिया जाता। उन्होंने दूसरा अपना इलेक्ट्रिसिटी और मैटर्स जो होते हैं इनके बीच में रिलेशन बिल्ड करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट ये परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है। इनके एक्सपेरिमेंट्स से ही उनमें कुछ कुछ ऐसे प्रोसेसेस थे जो कि आगे चल करके कुछ कुछ साइंटिस्ट ने उसको ऑब्जर्व किया और उन्होंने खास करके जे थॉमसन, जिनको की खास इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने का क्रेडिट जाता है, जे थॉमसन ने फिर इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया हुआ था फाइनली। क्लियर है इतना? ठीक है। फैराडे से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी का क्रेडिट इनको नहीं जाने वाला। ये इलेक्ट्रॉन के फाउंडर नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने वाले नहीं है। आगे देखो, फैराडे जो थे इन्होंने किसका एक्सपेरिमेंट किया हुआ था बोलने से, इन्होंने रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश किया था, रिलेशन बिटवीन मैटर्स एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। मैटर्स और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में इन्होंने रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश किया। तो ध्यान से समझो, कुछ कुछ यहां पे तुमको फैक्ट्स भी यहां पे देखने के लिए मिलने वाला है, उसको भी एज इट इज नोट कर लेना, उसको याद कर लेना, क्योंकि आगे चल करके वो तुम्हारे काम आने वाले हैं। ध्यान से समझो, इन्होंने इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और मैटर्स के बीच में रिलेशन बिल्ड करने के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब तो समझ में ही आता होगा। जब इलेक्ट्रिसिटी से किन्हीं भी सब्सटेंस को डिसोशिएट किया जाता है तो हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं उसको। तो इन्होंने इलेक्ट्रोलिसिस का बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हुए थे और इन्होंने इलेक्ट्रोलिसिस के लॉ दिए हुए थे। केमिस्ट्री के इस चैप्टर में हमारे लिए वो लॉज कोई काम के नहीं है, तो इनके एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जो थ्योरीज आते हैं, जो रिजल्ट्स आते हैं, उनका हमारे लिए काम है। देखो ध्यान से, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, मोल्टन NaCl या मोल्टन NaCl बोलने का मतलब सोडियम क्लोराइड जो नमक होता है उसको पिघले हुए फॉर्म में, मोल्टन NaCl, इसका इनको करवाना है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl, पिघले हुए सोडियम क्लोराइड को जब हम लोग सेटअप करेंगे इस टाइप से, और एक इलेक्ट्रोड लगाए यहां पर और दूसरा इलेक्ट्रोड लगाए यहां पर, और नीचे में एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे इसको, नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव, नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। ये माइनस ये प्लस, ये जो नेगेटिव टर्मिनल आया ये हो जाएगा कैथोड और ये हो जाएगा एनोड, ठीक। जब यहां पे पूरे के पूरे NaCl भरे हुए हैं, NaCl जो है यहां पे पिघले हुए फॉर्म में, बोलने का मतलब मोल्टन स्टेट में है। क्लियर? अब ध्यान दो, जब यहां पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे या इसमें इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो करवाएंगे तो जाहिर सी बात है सोडियम जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागना चालू होगा और क्लोरीन जो है ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ भागना चालू होगा। सोडियम पॉजिटिव टर्मिनल बोलने का मतलब कैथोड में जाकर के डिपोजिट होता है, उसमें चिपकना चालू हो जाएगा, और जो नेगेटिव टर्मिनल है एनोड जो है इधर से क्लोरीन गैस के फॉर्म में लिबरेट होगा, बाहर निकलेगा। मतलब क्लोरीन जो है ये गैसियस फॉर्म में बाहर निकलने वाला है और सोडियम जो है ये सॉलिड फॉर्म में डिपोजिट होने वाला है इस कैथोड रॉड के सरफेस पे। क्लियर? इतना समझ में आ गया होगा? एक मिनट, अब देखो, तो ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो फराडे था, फराडे ने क्या बताया, देखो ध्यान से, जब मोल्टन NaCl में हम 96500, हाँ एक मिनट, 96500, ठीक है, ये नंबर एक याद रखना, एक मिनट रुको।
हाँ, तो यहाँ पे हम लोग नंबर की बात कर रहे थे। ये 96500, ये नंबर तुमको याद रखना है। इतने कुलम का, कुलम बोलने का मतलब चार्ज का यूनिट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो रहता है उसका यूनिट कुलम होता है। तो 96500 कुलम का चार्ज अगर 1 मोल NaCl में, कितने मोल NaCl में, 1 मोल NaCl, मोल्टन NaCl में, अगर अगर हम लोग मोल्टन NaCl के 1 मोल में 96500 कुलम चार्ज फ्लो करवाते हैं, तब के केस में यहां से 1 मोल ऑफ सोडियम और हाफ मोल ऑफ क्लोरीन, ठीक है, 1 मोल ऑफ सोडियम जो है ये पॉजिटिव में जाकर के, सॉरी नेगेटिव टर्मिनल में जाकर के डिपोजिट हो जाएगा, बोलने का मतलब कैथोड में, और हाफ मोल ऑफ क्लोरीन जो है ये गैस के फॉर्म में एनोड टर्मिनल से ये लिबरेट हो जाने वाला, मतलब कि बाहर निकल जाने वाला है। क्लियर है इतना? तो ये है तुम्हारा इसके लिए फैक्ट। यहां पे तुमको इसका वैल्यू याद रखना है, इसको हम लोग बोलते हैं 1 फराडे। ध्यान से समझो, तुमको दो दो अलग अलग वर्ड सुनने के लिए मिलने वाले हैं। एक तो क्लास 11th में अभी तुमने 1 फराडे देख लिया, जब 12th में पहुंचोगे तो 12th के केमिस्ट्री में तुमको सेम टाइप का एक और वर्ड देखने के लिए मिलेगा जिसको बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ फराड, ये फराडे है। क्लियर? और वहां पे देखने के लिए मिलने वाला फराड, फराडे जो है ये चार्ज का यूनिट होता है, ठीक है, और फराड जो रहता है ये तुम्हारा कैपेसिटर का यूनिट होता है, कैपेसिटेंस का यूनिट होता है। तो दोनों चीजें तुमको दिमाग में बिठाना है। और 1 फराडे का वैल्यू, ये फराडे है, 1 फराडे का वैल्यू जो रहता है ये 96500 कुलम होता है। ये नोट करके कहीं पे अच्छे प्लेस पे लिख लो, ताकि जब भी तुम पेज पलटो तो ये नंबर तुमको दिखना चाहिए, क्योंकि इसका यूज अभी हम लोग आगे में करने वाले हैं, ठीक है। 1 फराडे का वैल्यू कितना हो जाएगा, 96,500 कुलम, 96,500 कुलम, 96,500 कुलम, ये 1 फराडे का वैल्यू है। याद कर लो, इसको पूरा रट्टा मार लो भाई। और ये था इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में जो फराडे था, फराडे ने मोल्टन NaCl लिया, मोल्टन NaCl में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाया, तब डिसोसिएशन कैसे हुआ बोलने से 1 मोल NaCl टूटेगा 1 मोल सोडियम में और हाफ मोल क्लोरीन गैस में। क्लियर? तो ये था एक्सपेरिमेंट। अब समझो ध्यान से, देखो कुछ कॉन्सेप्ट्स वहां पे लगाए हुए रहेंगे। यहाँ पे तो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन है, एक तरीके से समझ लो ये लिक्विड है, NaCl का ये लिक्विड हो गया। अब लिक्विड में जो उसके मॉलिक्यूल्स होंगे, जो सोडियम, जैसे मान लो सोडियम आयन के फॉर्म में, क्लोरीन आयन के फॉर्म में, पूरे के पूरे यहाँ पे घूम रहे होंगे। अब कुछ ना कुछ ऐसा पार्टिकल होना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा सब्सटेंस होना चाहिए जो उस सोडियम पॉजिटिव चार्ज को पकड़ करके उठा करके लेकर के आए नेगेटिव टर्मिनल के पास में, और क्लोरीन गैस को लेकर के जाए पॉजिटिव टर्मिनल के पास में, तब जाकर के सोडियम यहाँ पे डिपोजिट होगा और क्लोरीन यहाँ से लिबरेट होगा। बात समझे इतना? अब समझो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में, तब फराडे को यह ध्यान आया कि इलेक्ट्रिसिटी में जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसमें कुछ ना कुछ ऐसा सब्सटेंस है जो कि पार्टिकल के फॉर्म में होने वाला है, और वही पार्टिकल जो है ये इस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर? और उस जो नए पार्टिकल का डिस्कवरी इन्होंने किया हुआ है, या जिसके बारे में ये एज्यूम कर रहे हैं, इस नए पार्टिकल को इन्होंने नाम दिया एटम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एटम्स ऑफ, या एटम लिखो, एटम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एटम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, एटम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसी को आगे चल करके हम लोग इलेक्ट्रॉन के नाम से पढ़ने वाले हैं। अभी इनिशियल फेज में जब डिस्कवरीज हो रहा है तो फराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट से, इलेक्ट्रोलिसिस के एक्सपेरिमेंट से, ठीक, इसने ये नया पार्टिकल का डिस्कवरी किया हुआ है जिसको कि एटम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोला जा रहा है। अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स तक नहीं पहुंचा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंचने में टाइम है। चलो इतने में से जितने फैक्ट, देखो स्टोरी बनाने के लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही कॉपी में तुमको पोथी बनाना है, ठीक, एकदम शॉर्ट में इतने में से जितना तुमको काम की चीजें दिख रहा है उसको नोट डाउन कर लो, और जितना तुमको लग रहा है कि याद हो जाएगा उसको यहाँ पे मत लिखो, लिखो ही मत। ठीक है भाई, चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब देखो इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के लिए, इलेक्ट्रॉन तो डिस्कवर बाद में हुआ है, पहले इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड एक रे का डिस्कवरी होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं कैथोड रे। क्लियर? तो कैथोड रे जो है इसका डिस्कवरी पहले हम लोग देखने वाले हैं।
तो अगला लिखेंगे इसी के सब टॉपिक में, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के सब टॉपिक में एक एक पॉइंट बना बना करके सभी को लिखते हुए चलो नीचे नीचे। ये हो जाएगा डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे। ठीक, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे समझो ध्यान से। देखो साइंटिस्ट वगैरह का नाम अगर देखोगे तो बुक्स में अलग अलग दिया हुआ रहता है, वहीं अगर गूगल भी करोगे तो भी तुमको डिफरेंट साइंटिस्ट को क्या बोलना चाहिए, इसका डिस्कवर माना जाता, मतलब कि खोजने वाला माना जाता है। ठीक है, तो अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग बुक्स में नाम दिए हुए रहते हैं, हम लोग बहुत सारे इसमें जाएंगे नहीं क्योंकि तुमको साइंटिस्ट का नाम कभी नहीं पूछा जाता। मैं मोस्ट रिलायबल नेम जो है उसी को मैं तुमको यहाँ पे बता रहा हूँ, लिखने का इच्छा हो तो लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो कैथोड रे को डिस्कवर करने के लिए जिस साइंटिस्ट का नाम पहले आता है उसका नाम था विलियम क्रूक। ठीक, विलियम क्रूक सबसे पहला इसी ने कैथोड रे डिस्कवर किया हुआ था। तो कैथोड रे को डिस्कवर करने के लिए समझो, एक चीज पहले समझो, ये जिस टाइम की हम लोग बात कर रहे हैं ये तुम्हारा 19th सेंचुरी का स्टार्टिंग है, समझ लो। बोलने का मतलब 1800 से लेकर के 1900 के आसपास के मैक्सिमम डिस्कवरी को हम लोग कवर करने वाले हैं। बोलने का मतलब मोस्टली जो डिस्कवरी होने वाले रहेंगे वो इन्हीं के बीच में, मतलब इसी 100 साल में हुए हैं, 19th सेंचुरी में ही हुए हैं। और मोस्टली डिस्कवरीज हम लोग इसी 1 सेंचुरी के पढ़ने वाले होंगे। देखो ध्यान से, तो विलियम क्रूक जो था ये डिस्कवरी किया हुआ था किस चीज का, बोलने से कैथोड रे का। कैथोड रे को डिस्कवर करने के लिए इस टाइम पे, या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कवर करने के लिए बोल सकते हो, या फिर एटम्स को और डेप्थ में जानने के लिए डिस्कवरीज बोल सकते हो। बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट जो थे वो अपने अपने काम पे लगे हुए थे, सब अपना अपना काम कर रहे थे। उसी में से एक काम जो इनका था, इन्होंने एक ट्यूब बनाया। ठीक है, मैं अभी एक शॉर्ट में बता रहा हूं इसको। इन्होंने एक ट्यूब बनाया, अप्रोक्सीमेट मान करके चलो 60 सेंटीमीटर ये लेंथ का था, अप्रोक्सीमेट ये 60 सेंटीमीटर लेंथ का था। ये जो ट्यूब था इसको पूरा दोनों साइड से एक तो कवर कर लिए, ऊपर से यहाँ पे 2 इन्होंने इलेक्ट्रोड लगाया। अभी मैं सिंपल बता रहा हूँ ना, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में डिटेल में हम लोग देखेंगे। अभी सिर्फ इसका थ्योरी में बता रहा हूँ ताकि 9th क्लास में जो पढ़े हुए थे वो तुमको याद आ जाए, फिर इसको मैं एक एक करके पोस्टुलेट्स भी लिखाऊंगा। अभी सिर्फ सुनो, देखो और समझो, लिखना मत कुछ भी। सबसे पहला इसने एक ट्यूब लिया, ट्यूब में लेने के बाद इसमें अब करना क्या है, एक वैक्यूम पंप लगा दिया, एक वैक्यूम पंप लगा दिया। क्लियर? और ये जो 2 टर्मिनल्स थे इसको बैटरी से जोड़ दिया। ठीक, ये हो जाएगा कैथोड और ये हो जाएगा एनोड। कैथोड टर्मिनल, एनोड टर्मिनल। क्लियर? अब जब यहां से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाया जाता है, जब यहां से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाया जाता है, अंदर में गैस भरे हुए हैं अभी भी। क्लियर? वैक्यूम पंप का यूज ही नहीं किया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाया जा रहा है। वोल्टेज कितना अप्लाई किया गया था, बोलने से 10,000 वोल्ट। ये याद रखना, क्योंकि अगर थ्योरी लिखने के लिए आता है तो ये पूछा जाएगा, या फिर इसको तुमको साथ में लिखना पड़ेगा। फिर 10,000 वोल्ट जब इसमें अप्लाई किया गया, 10,000 वोल्ट जब अप्लाई किया गया, तब भी यहां से इस साइड में इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी ट्रांसमिशन या फिर कोई भी फ्लो नहीं हो रहा था। क्लियर? कोई भी फ्लो नहीं हो रहा था। धीरे धीरे करके यहां से अंदर के गैस को बाहर निकालना स्टार्ट किया गया और अंदर में वैक्यूम क्रिएट करना चालू किया गया। ठीक है, तो जब अंदर में वैक्यूम क्रिएट किया जा रहा था तो धीरे धीरे करके इधर से फ्लो ऑफ चार्ज जो है ये स्टार्ट हो गया। क्लियर? अब चार्ज का जो फ्लो है या फिर इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में हुआ, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए क्या किया गया, इसके सरफेस के इनर लेयर में, यहां पे इनर लेयर में ZnS, बोलने का मतलब जिंक सल्फाइड, ये ग्रीन कलर का होता है, इसका एक कोटिंग किया गया। ये जो होता है ये फ्लोरोसेंस मटेरियल होता है। ये फ्लोरेसेंस मटेरियल होता है। फ्लोरेसेंस मटेरियल का एक प्रॉपर्टी होता है, तो इसको इसके प्रॉपर्टी पहले समझ लो। फ्लोरेसेंस मटेरियल ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो लाइट आने वाले लाइट को, इंसिडेंट लाइट को, एक तो ये कैप्चर नहीं करते, जो लाइट आ रहा होगा उसको उसी अमाउंट पे ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है,
ये एक रिफ्लेक्टर के जैसे काम करते हैं। जैसे रात रात के टाइम पे जो रोड के किनारे वगैरह में रिफ्लेक्टर्स लगे हुए रहते हैं, उसको भी एक तरीके से समझ सकते हो, वो फ्लोरेसेंस मटेरियल टाइप का बिहेव करते हैं। बोलने का मतलब जब लाइट उन पे फोकस होता है तो वो उसी अमाउंट पे सारे के सारे लाइट को एमिट कर देते हैं। एक और मटेरियल होता है जिसको कि हम लोग फास्फोरोसेंस मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। फास्फोरोसेंस मटेरियल वो देखे रहोगे पुराने जमाने का एक आध घड़ी जो एनालॉग क्लॉक, एनालॉग रिस्ट वॉच आते थे, रिस्ट वॉच में जब जब उसको अंधेरे में लेकर के जाते थे तो वो ग्रीन कलर का वो जलता था, ठीक है। वो छोटे मोटे बच्चे जो रहेंगे वो आज भी उसको किसी के हाथ में तुमको पहने हुए देखने के लिए मिल जाएगी। तो उसके अंदर अंदर में जो ग्रीन कलर का मटेरियल लगा हुआ रहता है उसको रेडियम रेडियम करके चिल्लाते हुए रहते हैं। वो रेडियम नहीं होता, रेडियम रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है। रेडियम पहनेगा आदमी वहीं पे कैंसर हो जाएगा उसको, ठीक है। तो वो रेडियम नहीं होता है, वो फॉस्फोरोसेंस मटेरियल का बना हुआ रहता है। तो फॉस्फोरोसेंस मटेरियल का क्या 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 बोलना चाहिए, प्रॉपर्टी होता है समझ लो। फ्लोरोसेंस मटेरियल जो रहता है ये एमिटेड लाइट को ये क्या करता है, सॉरी, ये इंसिडेंट लाइट को सेम अमाउंट पे एमिट कर देता है। और फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरोसेंस मटेरियल जो रहता है ये इंसिडेंट लाइट को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। पहले ये क्या कर लेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद उसको ये तब एमिट करता है जब लाइट का एब्सेंस होता है। बोलने का मतलब जो घड़ी होता है, घड़ी तब तक वो तुमको ग्रीन कलर का नहीं दिखेगा जब तक तुम लाइट के सामने में रहोगे, ठीक है। लाइट लाइट जैसे ही चला जाएगा या फिर कहीं पे भी अगर तुम्हारा लाइट नहीं रहेगा, पूरा का पूरा डार्क हो जाना है, जब तो डार्क में अगर जाते हो तब के केस में फिर वो धीरे धीरे करके जो एब्जॉर्ब किया हुआ लाइट था उसको ये धीरे धीरे करके एमिट करता है, और वो बहुत कम ग्लो करता है। ऐसा नहीं कि पूरा बल्ब जैसे वो बहुत ज्यादा तेजी से ग्लो करता हो तुमको, ऐसा नहीं, बहुत ही कम ग्लो करता है, ठीक है। तो जो भी वो लाइट को एब्जॉर्ब किया हुआ रहता है उसको बहुत ही छोटे छोटे अमाउंट पे, बहुत कम अमाउंट पे धीरे धीरे करके रिलीज करता है, उसको बोलते हैं फॉस्फोरोसेंस मटेरियल। और ये जो है ये फ्लोरोसेंस मटेरियल है। फ्लोरोसेंस मटेरियल जो रहता है ये सेम अमाउंट पे लाइट को एमिट करता है, जितने अमाउंट पे इस पे लाइट इंसिडेंट होता है उतने अमाउंट पे ये लाइट को एमिट कर देता है, बाहर निकाल देता है। क्लियर इतना, ठीक है। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे। अब समझो यहाँ पे जब इस पे फ्लोरोसेंस मटेरियल का कोटिंग किया गया है तो इधर से अगर इलेक्ट्रॉन्स या फिर जो भी पार्टिकल्स है, इधर से जो भी पार्टिकल्स है वो इधर से इधर जाना चालू होगा धीरे धीरे करके, और जाने के बाद यहाँ पे ये स्ट्राइक करेगा। स्ट्राइक करेगा बोलने का मतलब टकराएगा, टकराएगा, कोलाइड होगा। कोलिजन के थ्रू यहाँ से लाइट जो रहता है वो एमिट होता है, और यहाँ पे हल्के हल्के तुमको लाइट्स देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। मतलब कि ट्विंकलिंग लाइट्स यहाँ पे तुमको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे स्टार्स ट्विंकलिंग होते हैं वैसे ही यहाँ पे लाइट जो रहते हैं वो तुमको चमकते हुए दिखेगा। और यही यही इसी से ये रिजल्ट निकाला गया कि जो पार्टिकल्स है, जो भी चार्ज पार्टिकल्स है जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाने में या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो कैथोड टर्मिनल से एनोड टर्मिनल की तरफ गया हुआ है। क्लियर। हालांकि अभी ये पार्टिकल्स के बारे में डिस्कशन नहीं हो रहा है, यहां से एक्चुअली में ये रेज की बात किया जा रहा है। यहां से क्या एमिट हो रहा है, रेज, ठीक है। और इन रेज को फिर बोला गया कैथोड रेज। इन रेज को क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, कैथोड रेज। समझ में आ गया, क्लियर। तो इस हिसाब से भाई कैथोड रेज का डिस्कवरी हुआ था और इस तरीके से कैथोड रे को खोजा गया था। अब आज के क्लास में हम लोग यहाँ से और आगे तो नहीं करने वाले, क्योंकि इसके बारे में मेरे को तुमको पूरा एक एक पोस्टुलेट्स लिखवाना है और थ्योरी भी तुमको अच्छे खासे लिखवाने हैं। आज थोड़ा सा काम भी है क्योंकि रूम का भी थोड़ा साफ सफाई होना है। तो आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। और बाकी क्लास जो रहेगा हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, और हो सकता है कल से हम लोग थोड़ा सा और ज्यादा टाइम धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि मैंने तुमको प्रीवियस क्लास में ही बोला था। अब हम लोग सेकंड चैप्टर पे पहुंच चुके हैं, अब हमको टाइम जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। तो हो सकता है कल हम लोग 1 घंटे से भी ज्यादा टाइम तक बैठे, जितना देर तक झेल पाओगे उतनी देर तक मैं कल खींचने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलो भाई ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल कंटिन्यू यहीं से करेंगे फिर।